Good evening, a very good evening to all. Deep gratitude to our most revered Guruji, Dr. Ashok Kumar Mohanty sir, Dr. Milind Rao sir, Dr. Narendra Gupta sir, Dr. Mahesh Chandra sir, our all respected mentors. तो जैसा कि आप सभी को पता है, आज हमारे रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर सुमिता कुरुंदवड़े मैम ने एक बहुत बढ़िया केस प्रेजेंट किया है और हम उसी को लेकर आज की बीसी करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं हमारे रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर सुमिता कुरुंदवड़े मैम का वेलकम करता हूं। वेलकम मैम, अ वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग ऑल। यस मैम, ओवर टू यू मैम। जी सर, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ पहले। जी मैम। स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। यस मैम। गुड इवनिंग ऑल। जी सर, जी। विद डीप ग्रैटिट्यूड टू डॉक्टर हैनीमैन जिन्होंने इतना खूबसूरत साइंस हम लोगों को दिया है। ग्रैटिट्यूड टू डॉक्टर एमएल सहगल सर जिन्होंने हम लोगों को इतना अच्छा माइंड मेथड दिया। ग्रैटिट्यूड टू महेश चंद्रा सर, मिलिंद राव सर, नरेंद्र गुप्ता सर, मनोज जायसवाल सर, दिलीप जानी सर, प्रवीण सर और सभी मेंटर्स जिनसे मैं रोज सीख रही हूँ। आज का जो केस है ये एक 11 साल के बच्चे का ब्रोंकियल अस्थमा के साथ उसने प्रेजेंट किया था। तो ये बच्चा मेरे पास काफी टाइम से आ रहा था, अलग अलग मेडिसिन उसको दे के लाइक उसके अटैक्स कम ज्यादा हो रहे थे। लेकिन अभी इस बार जो उसका प्रेजेंटेशन था वो बहुत ही अलग लग रहा था मुझे। तो फिर मैंने वो मेडिसिन दिया और वंडरफुल रिजल्ट मिला था मुझे। सो आई थॉट ऑफ प्रेजेंटिंग दिस केस ओवर हियर। तो ये जो बच्चा है ये मेरे पास 25 मार्च 24 में आया था। तो अ बॉय ऑफ 11 years is coming to me for treatment of bronchial asthma. He complains of sudden onset of कोराइजा। पहले कोराइजा से ही उसका कंप्लेंट शुरू होता था, फिर अचानक ही उसको ब्रेथलेसनेस, ड्राई कॉफ और सिवियर पेन इन चेस्ट भी शुरू होता था। लेकिन खांसने के बाद जो चेस्ट में पेन होता है वैसा वाला नहीं था ये, लेकिन उसको कंटिन्यूअस पेन रहता था चेस्ट में। एग्जामिनेशन के बाद मैंने देखा कि लाइक हमेशा उसको ऑल ओवर दी लंग फील्ड उसको रोंकाए रहते थे, वीजिंग रहता था और वो लिटरली गैस्पिंग कर रहा था, सांस लेने के लिए स्ट्रगल कर रहा था वो बच्चा। तो मैं वो सामने आके बैठा तो मैंने उसको काफी बार क्वेश्चन पूछने की कोशिश की। हालांकि वो मेरे जान पहचान का ही बच्चा था, लेकिन वो बिल्कुल बोलने के मूड में नहीं था। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। उसकी मम्मी ने भी उसको डांट के बोल के सब कुछ देखा कि तू हिस्ट्री नहीं देगा तो मैडम कैसे तुझे दवाई देंगे, लेकिन उसने मुंह ही नहीं खोला। बस मुझे देखता था क्वेश्चन पूछने से और इधर उधर देखता था, मुझे मेरी तरफ देखता था, इधर उधर देखता था और राइट मेरी आंखों में देखता था वो। ओके, तो फिर लिटरली मैं काफी देर तक वेट की कि ये बच्चा बोलेगा, लेकिन वो नहीं बोला। तो मैंने उसको छोड़ दिया और मम्मी के साथ मेरा कन्वर्सेशन शुरू हो गया। तो मैंने मम्मी को बोला कि बोलिए क्या क्या हो रहा है और कब से हो रहा है ये सब। तो मम्मी बोली कि इसको 2 दिन से बहुत सर्दी है, यानी 2 मंथ से इसको अटैक्स आ ही रहे थे, लेकिन मेडिसिन देने के बाद वो सेटल हो रहा था, फिर 2-4 दिनों के बाद उसको अटैक आ रहे थे, ऐसे चल रहा था इसका। तो फिर मैंने पूछा तो बोली कि 2 दिन से इसको बहुत सर्दी हुई थी, नाक में से पानी आ रहा था, फिर बाद में बहुत छींके भी आती थी। फिर अचानक ही उसको पहले दिन रात को बहुत सीवियर ब्रेथलेसनेस होने लगा। तो ये उठ के बैठा हुआ था। जब मम्मी को जगाया तो मम्मी ने देखा कि ये उठ के बैठा हुआ था। फिर छाती में दर्द करने लगा तो रोने लगा और मुझे जगाया। तो मम्मी को उसने जगाया कि चेस्ट में बहुत पेन हो रहा था उसको। तो मम्मी को लगा कि ये पंप मांगने के लिए, क्योंकि तकलीफ हो रही थी तो पंप मांगने के लिए जगाया है, इसलिए मम्मी उठ के बैठी। तो उसने देखा कि वो बहुत बुरी तरीके से रो रहा था और पेन भी बहुत था। तो उसको पूछा
तो बोलने लगा कि छाती में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, ऐसे उसने बताया। तो फिर मैंने पूछा और रात में कब शुरू होता है, ऐसे मैंने पहले तो मैं उसका हिस्ट्री लेती थी तो बस माइंड मेथड से ही मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रही थी। तो उसका बिहेवियर कैसे रहता है, वो दिन को क्या करता है, रात को क्या करता है, तकलीफ होती है तब क्या करता है, ऐसे ही पूछती थी। तो इस बार मैंने सोचा कि ये शुरू कब होता है, क्या होता है, ये भी तो देखते हैं। तो वो बोलने लगा, वो मम्मी ने बोला कि ये रात को जब वॉशरूम के लिए उठता है ना तभी ये शुरू होता है। जिस दिन वॉशरूम के लिए उठेगा उसी दिन तकलीफ होती है, जिस दिन नहीं उठेगा तो बिल्कुल नहीं होती है। या फिर ऐसे समझो कि तकलीफ के पहले इसको वॉशरूम के लिए आता है, यानी सुसु करने के लिए जाता था ये। तो ये तकरीबन 2-2:30 बजे ये उठता है, फिर वॉशरूम जाके आता है, उसके बाद उसको ये तकलीफ होने के लिए शुरू हो जाती है। तो पहले वैसे ही बैठे रहता है, फिर बाद में मैंने ना उनको प्लासिबो इमरजेंसी पिल्स दे के रखे हुए होते हैं, तो उसको पानी में घोल के देने के लिए मैं जनरली बोलती हूँ। तो वो इमरजेंसी पिल्स भी मैं दे के देखती हूँ, लेकिन कुछ फायदा नहीं हो रहा है। तो फिर थोड़ा सा ही कम होता है, लेकिन ज्यादा कुछ फायदा होता नहीं है। फिर जैसे ही सुबह होती है ना तो वो ठीक हो जाता है। ठीक है, तो एकदम पूरी तरीके से ठीक रहता है। फिर दिन भर कोई बोलेगा भी नहीं कि ये रात को इतना सफर कर रहा था। जिस दिन अटैक नहीं आता उस दिन वॉशरूम के लिए नहीं उठता, या फिर ऐसे समझो कि जिस दिन वॉशरूम के लिए जाता है उसी दिन इसको अटैक आता है। और ऑलमोस्ट 4:35 तक इसका अटैक रहता है, ऐसे उसके मम्मी ने मुझे बोला। तो फिर मैंने पूछा जब तकलीफ होती है तो इसका बिहेवियर कैसे होता है। तो बोलने लगी बस रोते ही रहता है, पंप भी नहीं मांगता, कुछ पूछे तो क्या बोलेगा, इतनी तकलीफ होती है कि बात भी नहीं कर पाता है, उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता है। ठीक है, तो फिर मैंने पूछा ये अटैक क्यों आया इसको, अभी तो गर्मी के दिन चल रहे थे, मार्च का महीना था ना, तो अभी तो गर्मी के दिन थे, तो अभी क्यों अटैक इतने आ रहे हैं ना, ऐसे मैंने उसको मम्मी को पूछा। तो वो बोलने लगी कि वो थोड़ा लड़की, उसकी जो 2 बड़ी बहनें हैं, तो वो मोबाइल देख रही थी, तो इसके पापा ने वो लड़कियों को बोला कि मोबाइल मत देखो, वो रख दो, ऐसे बोले और वो बाहर चले गए। फिर ये बच्चा स्कूल से आया हुआ था, तो स्कूल से आने के बाद तो थोड़ी देर ठीक है ना, बच्चे खेलते हैं वगैरह, लेकिन ये बच्चा मोबाइल लेके अपना व्हाट्सएप चेक कर रहा था कि होमवर्क क्या क्या आया है। तब तक उसके पापा बाहर से घर आ गए और इसके हाथ में मोबाइल देखा ना, तो उन्होंने उसको डांटा या थोड़ा जोर से बोला होगा कि रखने के लिए बोला था तो अभी तू लेके बैठा है क्या, ऐसे। तो ये बच्चा एकदम हर्ट हो गया, ऑफेंड हो गया और रोने लगा, बोलने लगा कि मैंने अभी तो लिया था, वो भी मैं होमवर्क चेक कर रहा था, फिर भी मेरे को ही डांटा, ऐसे ये बोला। और ये बहुत हर्ट हो गया, अभी स्कूल से आके देख रहा था। तो फिर वो बोलने लगा मुझे ही डांटते रहते हैं, बाकी लोगों को कोई कुछ नहीं बोलता, मुझे ही बोलते हैं। फिर बोली कि मैडम घर में बस यही चालू है, इसकी दादी यानी इसकी जो दादी है ना, वो घर पे दादी दादा सब है, तो ये इसकी मम्मी और चाची दोनों जॉब करने जाते हैं, तो वो ऑलमोस्ट 7 बजे आते हैं, तो ये बच्चे घर लौट जाते हैं स्कूल से 4 बजे तक। तो 4 to 7 दादी जो है ना वो बच्चों को देखते रहती है। अभी काफी बड़े हैं ना ये बच्चे भी, इतना कुछ देखना नहीं पड़ता है, लेकिन कुछ खाना वाना देना है वगैरह तो वो थोड़ा देखती है, थोड़ा बहुत ही देखती है। तो जो इसकी दादी भी ऐसे ही पीछे पड़ी रहती है, ये मत करो, वो मत करो, बाहर खेलने मत जाओ, घर पे टीवी मत देखो। अब तो ये क्या करेगा ना, बच्चा क्या करेगा, ये मत वो मत, कुछ भी नहीं करने देती है, तो वो खाली तो बैठ नहीं सकता ना, तो ऐसे सब चलते रहता है। ये भी चुप नहीं बैठता, वापस बोलता है, बहुत बोलता है बहुत यानी बेकार तरीके से जवाब भी दे देता है। तो चिल्लाता है, बैड वर्ड्स नहीं लेकिन चिल्लाता बहुत गंदा है, चाची को भी ऐसे ही करता है, ऐसे उसने बोला। तो अब दादी के साथ ये सब चलता है, तो फिर अभी चाची का क्या है ना, ये मसला मुझे नहीं समझा। तो फिर मैंने पूछा कि चाची पे क्यों, तो बोलता है
शाम को चाची खाना पकाती है ना, तो उसको रोज उसड़ उसड़ यानी वो स्प्राउट से जो सब्जी बनाते हैं ना, तो उसको उसड़, वो महाराष्ट्र में बहुत खाते हैं, यहाँ पे महाराष्ट्र और कर्नाटका बॉर्डर पे भी रोज खाने की भी आदत है कुछ लोगों को, कि इसको वो बहुत पसंद है। तो वो बोलता है कि अब रोज कैसे बनाएगी, लेकिन इसको रोज वही चाहिए। तो नहीं बनाती है तो बोलता है क्यों नहीं बनाया, इसको बहुत पसंद है उसर, रोज चाहिए ही, नहीं बनाया तो झगड़े पे आता है, चिल्लाता है। फिर उसकी तरफ ध्यान, उसको जितना हम लोग बोलेंगे ना उतना वो ज्यादा चिल्लाने लगेगा, इसलिए हम लोग उसको छोड़ देते हैं। तो फिर थोड़ी देर के बाद वापस आएगा, चाची के पास ही जाके फिर खाना परोसने के लिए बोलेगा, उसके हाथ से ही खाना लेगा, फिर जाके खाना खाएगा। रोज रात को यही चलते ही रहता है, ऐसे उसकी मम्मी बोल रही है। तो फिर मैंने पूछा कि आपका खाना चुपचाप खा लेता है क्या, अभी चाची का तो इसने इतना बड़ा किस्सा बोल दिया, तो इसका खाना? तो बोली सुबह में मैं बनाती हूँ, मम्मी बनाती है। तो रोज उसके पसंद की चीज बनाया तो स्कूल जाएगा, वरना नहीं जाएगा। यानी वो पूछता है टिफिन में क्या बनाया है, तो अगर उसको बोला ना कि मसाला राइस बनाए तो उसको पसंद रहेगा तो वो स्कूल जाएगा, नहीं तो फिर वो वापस सो जाएगा। ऐसे करते रहता है ये। लेकिन सुबह उसका मूड भी थोड़ा ठीक रहता है तो वो चल जाता है मम्मी के साथ का। तो फिर जो मुंह में आया बोल देता है। हमको बहुत एम्बेरसिंग फील होता है, यानी इनको बहुत खराब लगता है, बोल रही है। गली में भी सबका दादा है, यानी सबका लीडर बना हुआ है, ये सबको लाइक डोमिनेट करते, और इसके हिसाब से ही सब कुछ चलना चाहिए। अगर समझो कि इसके ऊपर अगर दांव डालने लगे या फिर अगर ये हार रहा है ना, तो फिर इसको गुस्सा आ जाता है, इसके मन के खिलाफ कुछ नहीं चलता है, सबने इसी की सुननी चाहिए। तो ऐसे सब चलते रहता है, लेकिन सबकी बहुत केयर भी करता है। दादी बीमार थी तो उनको टाइम पे खाना देता था, यानी ये मम्मी और चाची जॉब पे जाते थे ना, तो कुछ बीमार रहेगी तो उसको टाइम पे खाना, फिर दवाई लिया कि नहीं ये भी देखता था, सेवा करता था, यानी पैर वगैरह दबाता था, ऐसे मम्मी बोल रही थी। मुझे भी पूछता है दादी कैसी है, चाची के लिए भी केयर करता है। छोटा उसका जो छोटा भाई है ना, उसको ये है कुछ कुछ जीन का प्रॉब्लम है उसका, और उसको बाय बर्थ बोन्स का प्रॉब्लम है, उसको उठने बैठने के लिए नहीं आता है, वो बहुत वीक है, वो भी मेरा पेशेंट है, तो वो बहुत वीक है, तो उसका भी बहुत तबीयत का ये लाइक केयर लेता है। उसके कभी कभी एक्सरसाइज वगैरह बोले है ना, तो वो एक्सरसाइज भी लेगा छोटे भाई के। फिर अगर खेलने के लिए जाते हैं तो अगर उसको किसी ने गिराया वगैरह तो वो सब संभाल के लेता है, तो उसकी भी काफी केयर करता है। तो फिर मैंने पूछा कि किस बात पे गुस्सा आता है इसको, तो बोलने लगी एक तो वही उसड़ वाली बात, यानी रोज उसको रात को वो उसड़ वाली चाहिए, तो वो रोज रात को उसका वो चालू ही रहता है, और उसके हिसाब से अगर कुछ नहीं हुआ तो गुस्सा आएगा ही इसको। ओके, तो फिर अभी बच्चे की तरफ मैं देख रही थी तो बच्चा जस्ट बैठा हुआ था, एकदम साइलेंट था, एक बार भी उसने मुंह नहीं खोला। मम्मी इतना उसको क्रिटिसाइज कर रही थी, लेकिन और बहुत सारी बातें उन्होंने बताई। ऑलमोस्ट 45 मिनट्स तक केस चालू था, तो इतनी सारी चीजें उन्होंने एग्जाम्पल्स वगैरह दिए ना, लेकिन ये बच्चे के एक्सप्रेशंस में कुछ भी चेंज नहीं था। वो बस चुपचाप था, उसकी मम्मी इतनी क्रिटिसाइज कर रही थी, बस वो मम्मी की तरफ देखता था, मेरी तरफ देखता था और चुप रहता था, एक वर्ड भी नहीं बोला उसने। तो फिर मैंने उनको वापस से, मुझे ऐसे लगा कि बहुत ही क्रिटिसिज्म चल रहा है, बच्चे पे क्या असर होगा, ऐसे मुझे बहुत फील हो रहा था। तो फिर मैंने वापस से मम्मी को पूछा कि बीमारी के वक्त कैसे रहता है इसका बिहेवियर, तो बोलने लगी ये बहुत लापरवाह है, दवाई भी मुझे ही देना पड़ता है, बाहर मत जा, गोला वगैरह मत खा, तो बिल्कुल नहीं मानता, इतने अटैक्स आ रहे हैं, अब तो 2 महीने हो गए, ऑलमोस्ट रोज ही अटैक्स हैं। लेकिन ये बाहर एक गली में कंस्ट्रक्शन वाला साइट चल रहा था, तो उस कंस्ट्रक्शन वाले साइट पे जाके ये खेलते बैठता है, उस धूल में सीमेंट का वगैरह सब वो उठता है ना, तो वहां पे जाके खेलते बैठता है। फिर उनका घर ऐसे मेन रोड के पास है, तो वहां पे जाके साइकिल चलाएगा, फिर क्रैकर्स वगैरह कुछ रहेंगे तो वो भी लाइक जला के आता है। दिवाली में भी ना उसको तकलीफ हुई थी, थोड़ा सा कॉफ वगैरह था, तो उस वक्त का भी मुझे याद है कि वो क्रैकर्स वगैरह उड़ाने के लिए गया ही था, उसने सुना नहीं।
तो फ्राइड फूड खाएगा, ऐसे सब करता है। तो हमारा जॉइंट फैमिली है, तो सब लोग कुछ बोलते हैं तो ये किसी एक की भी बात नहीं सुनता, वापस जवाब दे के जो मन में आए वो करेगा। इसके लिए और खराब बोल इसके लिए और खराब बोलने पे इसके डैड के हाथ से, यानी उस ये सब खराब बोलता है ना, उसकी वजह से उसके डैड ने उसके ऊपर हाथ भी उठाया है, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मुझे तो ऐसे लग रहा है इसको पैदा करके ही मैंने गलती की है। और मदर रोने लगी, तो बच्चा मुड़ के मम्मी की तरफ देखते बैठा था कि वो रो रही थी, बहुत बिटरली मम्मी रो रही थी, क्योंकि वो काफी सालों के बाद इसकी प्रेगनेंसी भी रही थी और उसकी वजह से उसको बहुत बुरा भी लग रहा था। फिर से मैंने उसको थोड़ा सा उसके बिहेवियर से हट जाए, उसका जो क्रिटिसिज्म चल रहा था उससे हट जाए, इसलिए वापस मैंने पूछा जब अटैक आता है तो और क्या करता है? तो बोली ऐसे झुक के सामने बैठता है, रेस्टलेस होता है और बदन में बहुत खुजली भी करते रहता है। जैसे ही बेड में जाएगा इसको सर्दी और खुजली शुरू हो जाता है, लेट ही नहीं पाता, उठ के बैठता ही है। कितना भी लेट बोले हम लोग लेट जा, लेकिन वो लेटेगा नहीं, ऐसे ही बैठा ही रहेगा। तो फिर मुझे वो पोजीशन नहीं समझा ना, ऐसे आगे झुक के बोल रही थी, तो मैंने उनको बोला ठीक है, अगर अटैक आएगा ना नेक्स्ट टाइम तो उसका वीडियो बना के मुझे भेज देना, ठीक है। तो फिर मैंने पूछा फिर पढ़ाई में कैसे है? तो बोला घर पे पढ़ाई तो ज्यादा करता नहीं है, क्योंकि अभी तो 2 महीने से वो बीमार ही चल रहा था, लेकिन पेपर अच्छे से लिखता है। टीचर भी बोलते हैं इतना स्कूल मिस करता है, करके भी मार्क्स कम नहीं आए इसके, तो इतना टेंशन मत लो, लेकिन इसके नेचर की वजह से तो टेंशन आएगा ही ना, ऐसे बोला उसने। तो फिर बहुत इंसल्टिंग लगता है इसका बिहेवियर। दादी और इसका तो इक्वेशन से घर पे सब परेशान हो चुके हैं। घर में दादी जैसे ही घर लौटती हूँ तो दादी इसके कंप्लेंट्स गिनवाती है, कंटिन्यूस वो दादी का नैगिंग चालू ही रहता है। लेकिन इसकी गलती भी तो नहीं होती है ना, बच्चा है तो खेलेगा कूदेगा ही, लेकिन डांट लगा लगा के ये बिगड़ रहा है, ऐसे उन्होंने बोला। तो मेरे तो 2-3 मेडिसिन मैंने ट्राई किए थे वेरियस पोटेंसीज में, तो मदर कंटिन्यूस मुझे बोल रही थी, वीडियोस भेज रही थी, तो मैंने 2-3 वीडियोस आप लोगों को भेजे भी थे, तो होपफुली आप लोगों ने देखा होगा। तो उस हिसाब से अब आप लोग अपना एनालिसिस दीजिए प्लीज। हेलो, आप लोग शुरू कर सकते हैं अपना एनालिसिस। मैं ऑडिबल हूं ना सर? जी मैम, क्लियर है, क्लियर। हाँ, प्लीज ऐड कीजिए अपना अपना एनालिसिस। मैम। हेलो। हेलो। हाँ मैम, केस पढ़ने के बाद पहला फील काली का आपका आया, क्योंकि इसके एलिमेंट्स हो गए एडमोनिशन के बाद कंप्लेंट एग्रेवेट हो गया, और ये फैमिली का केयर भी करने वाला लड़का है, लेकिन थोड़ा सा जिद्दी है, डिक्टेटोरियल है, अपने हिसाब से सब चाहिए। हेलो। यस मैम, हाँ मैम, हेलो। आप ऑडिबल। हाँ हाँ, वो अपने फैमिली का बहुत केयर करता है, लेकिन उसके हिसाब से चीजें होनी चाहिए। और बच्चों को भी अपने मतलब जैसा खेलना है इसको, उसके हिसाब से भी वो खेले, इसके हिसाब से ही होना चाहिए, ये इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट था। इसीलिए वो डिक्टेटोरियल है, हिडलेस लगा, मतलब अपने
अपनी जब तबीयत खराब होती है तब वो दवाई नहीं लेता। और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट मैम वो आपने बताया था कि उसका जो कंप्लेन है वो पोजीशन के हिसाब से मैंने रुब्रिक डाला। इसका अस्थमा 2 to 4 मॉर्निंग को होता था। वो एक मार्क है काली का। अस्थमा सिस्टम अस्थमा लीनिंग फॉरवर्ड एमल्ट्रेशन और वो जो पोजीशन था उसका मार्क था मैम। बेंड होने के Yes, बाद ma'am. उसको कंफर्टेबल लग रहा था। और just मैम आई एम नॉट गेटिंग इट। हाँ, नीचे पोजीशन और सिटिंग बेंट एमल्ट्रेशन अपराइट पोजीशन में भी उसको अच्छा लगता था। शेकिंग ट्राइफिल अबाउट और एंगर विल इफ थिंग डू नॉट गो अकॉर्डिंग टू हिम। इसके हिसाब से मैम मुझे काली कार्ड लगा। थैंक यू मैम। यस मैम, यस, बहुत बढ़िया है। नमस्ते मैम। नमस्ते सर। मैम, इस केस में मैंने जो समझा कि उसको डांटते हैं, मतलब उसके पापा के मोबाइल में अभी तुम देख रहे हो सबको, तो वो यहाँ से मुझे मैम एक एलिमेंट फ्रॉम रेप्रिमांड की जैसी फीलिंग आई। और वो चिल्लाता है, श्रिंकिंग करता है, और उसको वही चाहिए, चेंज नहीं करना चाहता है, चेंज वर्जन है। और झगड़ा भी करता है, क्वारलसम भी है, और वो डिक्टेटर की तरह से Yes, काम sir. करता है कि यही चाहिए तो बस यही चाहिए जो है मेरे हिसाब से। और केयर्स वरी जी स्कूल सर। भी है, सबका ध्यान भी रखता है, कंट्राडिक्शन एंगर होता है, और ये हीडलेस है, इतने के बावजूद भी चला जाता है, और एक डेंजर, नो सेंस ऑफ डेंजर की फीलिंग आती है। तो मेरी भी मैम पहली जो रेमडी आ रही है वो काली कार्ब, और दूसरी ओपीएम, और तीसरी मिडोराइनम आ रही है। बाकी मैम और सोचते हैं। थैंक यू मैम। यस सर, बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। मैं हाँ मैम, इसमें एक्चुअली पूरे केस में काली की फील तो डेफिनेटली आ ही रही है। सिम्टम्स को देखते हुए कि चेंज अवर्जन टू है, डिक्टेटोरियल है, फैमिली के लिए बहुत एंग्जाइटी, क्वारल भी उन्हीं से कर रहा है, तो काली की डेफिनेटली थीम है। लेकिन मैम अगर आप देखेंगे सिम्टम्स कि रात में वो उठता है अस्थमा के टाइम, और रात में उठ के वो बैठता है और उससे उसको आराम मिलता है, तो मैम उसमें काली नाइट्रिकम सिंगल है। तो काली की थीम और नाइट्रिकम, इसलिए मैम उसको बंदिशें पसंद नहीं हो, नाइट्रिक एलिमेंट आता है जहाँ बंदिशें पसंद नहीं है, लिबर्टिनिज्म पसंद है, वो अपने हिसाब से चले, तो काली नाइट्रिकम भी हो सकती है मैम। थैंक यू। ओके सर, वेरी नाइस सर। जी और बताइए। और बोलिए। जी गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। मैम बच्चा जो है डिक्टेटोरियल है और इसको डांटने के बाद जो है एलिमेंट शुरू हुआ है, तो कहीं न कहीं मैम इसमें का ये लाइको का फील आ रहा है। बाद बाकी मैम आपसे सीखते हैं। यस सर, लाइको मेरा चॉइस था, वन ऑफ द मेडिसिन विच आई हैड गिवन अर्लियर, लाइको मेरा चॉइस था सर। बढ़िया सर। मैम यहाँ पे ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट लगा कि उसको यूरिनेशन के बाद में जो है उसको तकलीफें बढ़ती है, और नीचे पोजीशन भी जो बताया है, जी तो ये लाइको भी है और काली कार बहुत कंफ्यूजिंग है, और मेडोरिनम भी कहीं कहीं बीच में आ रहा है कि नीचे पोजीशन है। यस मैम, सही बात है। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। मैम इसमें एलिमेंट फ्रॉम रिप्रोचेस तो है ही है, इसमें एलिमेंट फ्रॉम रिप्रोचेस है, और ये आपके सामने कितनी देर बैठा रहा, इसने बिल्कुल जवाब नहीं दिया, और तो मुझे इसमें आंसरिंग अवर्जन टू आंसर भी लगा, और अपना जो उसका रूटीन है खाने पीने का उसको चेंज नहीं करना चाह रहा है, चेंज अवर्जन टू भी है, और ये अपने आसपास के जितने बच्चे हैं घर में सब पे डोमिनेट भी करता है, तो डिक्टेटोरियल भी लिया है, और घर में जैसे झगड़ा करता है, चिल्लाता है, तो क्वलसम भी है ही है। तो मैम मुझे इसमें डल के मारा की फील आ रही है।
थैंक यू मैम। मैम ओके, हाँ, केयर और डिक्टेटोरियल लेके। यस लेकिन मैम। जो मैंने जो थर्ड वीडियो शेयर किया था मैम, आपने देखा है उसमें वो कैसे कर रहा था? नहीं मैम, वीडियो नहीं देखे हैं, केस अभी सुना है आपसे। अच्छा, ओके। देखते हैं मैम, उसको देखते हैं फिर बताते हैं। हाँ, एक बार वीडियो जरूर देखिएगा। और बोलिए। नमस्ते मैम। नमस्ते सर। ये पेशेंट को ना बिहेवियर प्रॉब्लम जैसे हम चिल्ड्रन में लेते हैं, तो बिहेवियर प्रॉब्लम ऑफ चिल्ड्रन ये अनमैनेजेबल पेशेंट है, क्योंकि इसको बार बार जो रेप्रिमांड किया गया है, डिक्टेटर उनके माँ मदर फादर इसको डोमिनेट भी किए हैं, तो इसके वजह से उसको एलिमेंट शुरू हुआ है। तो इसलिए ये भी डेफिएंट बन गया है और क्वारलसम भी बन गया है, और साथ में हीडलेस, अपने जैसे कोई भी बीमारी के प्रति अपना केयर नहीं रखता है, हैं? तो जिस चीज के लिए वो जिद्दी करता है यही खाना चाहिए, तो इसको आप हॉटी भी ले सकते हैं एक तरफ से, दूसरा सोचेंगे तो इसको चेंज एवर्सन भी करेंगे। दो चीज का उसमें कंट्राडिक्शन आता है, और साथ में केयरिंग भी है। तो ये सारी फेज को अगर देखेंगे तो एक तो काली का फेज आ रहा है, दूसरा अगर इस प्रकार का व्यवहार को देखेंगे तो इसमें मर्क भी सोच सकते हैं, परंतु मर्क वेरी तो नाइस। इस प्रकार का, हाँ, हाँ, बोलिए सर, बोलिए। एक साइड में मैडम कैली का आ रहा है, दूसरा साइड इसको मार्क में भी ले सकते हैं। जी सर, जी। मेरा लाइकोपोडियम, मर्क और मेडोराइनम तीनों भी दिए थे मैंने वेरियस पोटेंसीज में। और मुझे लगता है और एक मैंने और एक मेडिसिन उसको शायद पल्सेटिला का भी नहीं, बेलाडोना दिया था उसका फ्रिवोलस नेचर देख के। पहला मेडिसिन मैंने बेलाडोना ही दिया था। इन सभी मेडिसिन पार्शियल रिलीफ दे रहे थे उसको। और बोलिए। जी ऐड कीजिए प्लीज। बोलिए, नहीं तो फिर एनालिसिस शुरू करें। इवनिंग। गुड इवनिंग। हाँ मैम, मैं थोड़ा ऐड कर देती हूँ। मुझे क्या हाँ, लगा कि बच्चे को देखकर बच्चा काफी ज्यादा है ना, एंगर, थोड़ा सा वायलेंट और थोड़ा सा मत सुनने वाला बच्चा नहीं है, अपनी मर्जी चलाने वाला बच्चा है, नंबर वन। नंबर टू, उसको इतना फ्रिवुलस नेचर है उसका कि उसको जो करना है वही करेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, यहाँ तक कि घर से लेकर बाहर तक का भी अगर स्टोरी सुनेंगे उसकी पूरी, तो घर में भी उसकी मर्जी ही मतलब उसकी मर्जी का ही काम करना है। अगर नहीं हुआ तो गुस्सा, खाना नहीं बना के दिए, कुछ भी हो गया, कॉन्ट्रडिक्शन हुआ तभी भी गुस्सा। गुस्से में वो भले ही मतलब अब्यूज नहीं कर रहा है, बट स्टिल वो ऐसी बात कर देता है कि माँ बोल रही है कि यार ये पैदा ही क्यों हुआ, ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया, मतलब कुछ भी बोल देता हुआ उठाकर। तो मैंने वहां पर वो सोचा, मॉरल फीलिंग वांट ऑफ उसका, ठीक है। और सेकेंड चीज उसका, मैंने उसका वो भी है कि मतलब दादा हो या कोई भी हो, मतलब सबको एकदम डिफाइंड नेचर है उसका। दादा के हाथ से मार भी खाता है वो, लेकिन वो बैक देता है, क्या करता है वो नहीं मालूम, लेकिन जवाब तो बराबर दे रहा है, वो उल्टा जवाब दे रहा है ये बराबर। इसीलिए तो माँ बोल रही है कि भाई मेरे को चाहिए ही नहीं ऐसा बच्चा, क्यों पैदा हुआ ऐसा बच्चा। फिर और सेकंड हैंड वो केयर नहीं दिखा मुझे। अगर केयर वाला रहता तो वो इतना बदतमीजी से बात नहीं करता था। वो केयर की जगह मैंने उसका एंजाइटी अबाउट रिलेटिव्स, मतलब जैसे कि दादी बीमार पड़ गई, कोई भी बीमार है, रिलेटिव्स बीमार है, कहीं पर भी है, तो उनकी ख्याल रख रहा है वो, उनकी हेल्थ की लेकर उसकी एंजाइटी है, आके दबा रहा है, कर रहा है, उनको लेकर ये कर रहा है, मतलब
खिदमत कर रहा है वो कुछ हद तक। फिर बाद में वो उसका नेचर देखो, केयर वाला पार्ट अगर रहता तो केयर में कैसा रहता है कि मतलब ओवरऑल केयर करते आप, उनको बुरा मानने भी नहीं देते आप। जब केयर कर रहे हो तो मतलब ऐसी कोई बात भी नहीं बोलोगे कि उनको बुरा लगे। यहाँ पर तो माँ ही बोल रही है कि भाई इसका ऐसा बच्चा पैदा ही क्यों हुआ, इस तरह का। ये जो वर्जन आया दैट वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग, कि यहाँ पर केयर वाली रेमेडी तो मेरे को नहीं दिख रही है ये। तो सेकेंड चीज मैंने सोचा वहां पर ये भी लगा मुझे गवर्नमेंट भी है, क्योंकि खाना पीना घूमना फिरना बाहर भी जो है, जो हुकूमत चला रहा है वो मतलब लीडरशिप क्वालिटी है उसकी, उसके पीछे लोग चल रहे हैं, तो थोड़ा वो भी पार्ट दिखा उसका। तो फिर ओवरऑल अगर देखेंगे रेस्टलेसनेस, आपने क्या बोला कि यहाँ पर मैंने वो सोच रही थी कि मेडोरिनम तो नहीं है, मैं भी वहां पे जा रही थी मेडो की तरफ के रात का है सीन, तो शायद रात का ही है। लेकिन आपने उसको स्पेसिफिक किया वहां पर कि जब भी वो यूरिनेशन के लिए उठता है तब उसको प्रॉब्लम, मतलब उसका उठना, अगर उठा तब उसको प्रॉब्लम है, नहीं उठा तो देर इज नो प्रॉब्लम। तो दिस वाज वेरी क्लियर कट कि मतलब देर इज अ स्पेसिफिक उसको, अगर वो पेशाब के लिए वॉशरूम के लिए उठ रहा है तो वो टाइम पर ही उसको प्रॉब्लम हो रही है, अदरवाइज ही इज स्लीपिंग इन अ डीप स्लीप। हाँ बट ये क्या है, समर भी चल रहा है एक तो, और वार्मथ ऑफ द बेड एग्रेवेशन, रेस्टलेसनेस हो रहा है उसको। तो मैंने ओवरऑल ये सोचकर मर्क सॉल्व सोचा मैम उसका। फिर आप देखते हैं आपसे क्या बोलते हैं। थैंक यू मैम, अच्छा केस है, देखते हैं रिजल्ट्स वगैरह कैसे आए। थैंक यू। यस बहुत अच्छा था एनालिसिस, लेकिन डेप्थ तक आपने सोचा है। आपका केस है तो फिर वो बारीकी बारी कि आपका केस है तो फिर बहुत बारीकी से सोचना पड़ता है। नहीं नहीं मैम, ऐसे कुछ नहीं, मेरे बहुत सिंपल होते हैं। और कोई बोलेंगे? जी, और बताइए, और कोई ऐड करना चाहते हैं? हेलो सर एनालिसिस शुरू करें? यस मैम। यस सर, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। स्क्रीन विजिबल है सर? यस मैम। हाँ, तो केस का एनालिसिस देखते हैं हम लोग पहले। तो ये बच्चा जो है ना, ये उसकी मम्मी का थर्ड बॉर्न चाइल्ड है, और उसको दो बड़ी बहनें हैं और एक छोटा जो कजिन मैंने बताया ना, वो जिसको कंजेनाइटल प्रॉब्लम है बोन्स का, तो वो छोटा कजिन भी है उसको। तो ये 4 बच्चे हैं घर में, उसमें ये 2 लड़कों में ये सबसे बड़ा भी है, और वो छोटा क्योंकि वो बहुत वीक है, तो सबका अटेंशन और एक्सपेक्टेशन सब इससे ही है ना। तो और ये बच्चा इंटेलिजेंट भी है, और वैसे वो केयरिंग है, उसकी मम्मी भी हमेशा बोलते रहती है केयरिंग है करके, क्योंकि बहुत बहुत उसने परेशान कर रखा था, इसलिए उसने बोला था, लेकिन केयरिंग भी है ये। तो उसकी वजह से ये जो घर में सीन चल रहा है, तो पूरा सबका ग्रैंड पेरेंट्स का भी अटेंशन पूरा इसी के ऊपर है। और ऊपर से मम्मी और चाची, जैसे मैंने बोला कि वो वर्किंग वुमन है, तो उसके दादी को ये बच्चों को देखना पड़ता है जब वो स्कूल से आते हैं। तो दादी को भी थोड़ा सा रहता है ना कि मैंने कितना किया वो दिखाए, तो ये सब सीन उनके घर में चलते ही रहता है। तो ये बच्चों का इतना केयर कर रही है दादी, लेकिन वो कंटिन्यूस उसको इतने इंस्ट्रक्शंस देती है, उसको कुछ मन के हिसाब से करने नहीं देती है, वो कंटिन्यूस उसका नैगिंग बच्चे के पीछे भी चालू ही रहता है। तो बोथ दादी और चाइल्ड, दे बोथ आर बियरिंग ईच अदर, क्योंकि ये भी उल्टा सुल्टा बोलता है उसको, दादी को अनाप शनाप बोलते नहीं, नॉट अनाप शनाप, लेकिन जिस तरीके से बोलता है ना, चिल्ला चिल्ला के या फिर ऐसे बुरी तरीके से उसको उसके ऊपर ये करता है। तो ये दोनों एक दूसरे को बैर कर रहे हैं, ये तो पक्का पता है। लेकिन जब मम्मी आती है तो ये दादी शुरू हो जाती है मम्मी के पीछे पीछे घूम घूम के बोलने लगती है। तो ये बच्चा देखता है कि दादी बस मेरे बारे में बुरा ही बोलते जाती है,
और लाइक मम्मी को सुनाते रहती है, और मम्मी वापस ये बच्चे को ही तूने ऐसे क्यों बोला वैसे क्यों बोला, क्योंकि मम्मी को भी लगता है ना कि दादी केयर कर रही है, मैं तो रहती नहीं, दादी केयर कर रही है, और दादी को ये सुना रहा है, तो मम्मी वापस इसी को लाइक बोलती है कि तूने ऐसे क्यों बोला वैसे क्यों बोला, ऐसे मत बोल वैसे मत बोल, सॉरी बोल, ऐसे सब बोलते रहती है। ठीक है, तो ये बच्चे का रिएक्शन देखिए कैसे, इसको कोई चाहिए नहीं, इसके नजदीक भी कोई नहीं चाहिए, इसके साथ भी कोई नहीं चाहिए, क्योंकि जो भी है सब उसको बस उसको डांट रहे हैं और उसको ये मत कर वो मत कर, बस इंस्ट्रक्शंस ही देते जा रहे हैं। और ये सब सिचुएशन की वजह से, और उनके घर में ऐसे वापस जवाब देना वगैरह, ऐसे सब थोड़ा सा स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट है घर में। तो क्योंकि मेरे सामने भी जब बच्चा बोल नहीं रहा था तो मम्मी उसको डांट रही थी, तू नहीं बोलेगा तो कैसे चलेगा, देख मैं तुझे मारूंगी, तूने बोलना ही चाहिए, ऐसे किसी नहीं बोलता है, ऐसे मेरे सामने भी मम्मी उसको डांट ही रही थी, मैंने वो भी देखा ही था। तो इन सब चीजों की वजह से वो बच्चा अपने फीलिंग्स किसी से शेयर ही नहीं कर पा रहा है कि दादी से इसको तकलीफ हो रही है, ये किसी से बोल ही नहीं पा रहा है, क्योंकि कोई उसकी सुनने ही नहीं वाला है। बस हर कोई उसको लाइक ये नहीं वो नहीं, और जब भी पेरेंट्स उसको लेके आते थे या फिर फोन पे भी ना, बस उसके कंप्लेंट्स ही बोलते रहते थे। और इतना उसको हेल्थ इश्यू था, आपको वीडियो में भी दिखा होगा कि इतना सीवियर उसको तकलीफ होती है, फिर भी उसके पेरेंट्स उसका लाइक बाकी बच्चों को कैसे आजकल पेरेंट्स थोड़े बीमार रहते हैं तो पैम्परिंग करते हैं या फिर उसका प्रॉब्लम समझ के लेने की कोशिश करते हैं, ऐसे कुछ वहां पे दिखाई नहीं दे रहा था। तो फिर इसका ऐसे हुआ कि ये बच्चा कोई उसके साथ भी नहीं चाहिए और उसके नजदीक भी नहीं चाहिए, ऐसे कंडीशन में ये चला गया है, और उसको ऐसे लगने लगा है कि सब लोग उसके खिलाफ है, इसीलिए वो सबको उड़ा देता है। वो थर्ड वीडियो में 3-4 लोग उसके साथ बैठे हैं, उससे बात कर रहे हैं, लेकिन वो किसी की भी नहीं मान रहा है। तो ही इज गोइंग अगेंस्ट ऑल एट होम, किसी की भी बात नहीं मानता है, ऐसे वो कंटिन्यूअसली बोलते हैं। ही स्टार्ट्स श्रीकिंग एंड क्राइंग लाउडली व्हेन एनीवन ट्राइज टू सूद हिम, या फिर उसको टच भी करते हैं ना, बोलने से भी वो चिल्लाने लगता है, चीखने लगता है, रोने लगता है, ऐसी कंडीशन चालू है। ये काफी ऑब्स्टिनेट हो गया है, हॉटी हो गया। वो वहां पे सुनीता मैम ने थोड़ा सा ट्रांसलेट किया है कि वो कैसे बोल रहा है, तू वीडियो कर रही है, मुझे पता है, तुझे जिसको दिखाना है ना दिखा जा, मैं किसी से नहीं डरता, ऐसे वो बोलते रहता है। एक बार तो उसके डैड ने बताया कि कोई महंगी गाड़ी उसने मांगी थी टॉय वाला, तो उन्होंने नहीं दिलाया, तो गुस्से में आके उसने अपने मम्मी को कि डैडी को, किसी को तो कुत्ता भी बोला था इसने। इतना हॉटी है ये, और बिल्कुल हीडलेस है। उसके पूरे हिस्ट्री में दिख रहा है कि वो कंस्ट्रक्शन साइट पे जाना, क्रैकर्स उड़ाना, गोला खाना, पूरा हीडलेस बच्चा हो गया है। लेकिन वो इक्वली केयरिंग भी है, हर एक के लिए वो केयर भी करता है, और स्पेशली जब वो बीमार रहते हैं तो इवन दादी जिसके साथ उसकी बनती ही नहीं है उसके लिए भी ये केयर करता है। वो गुस्सा हो जाता है, अपने चाची के प्रति भी गुस्सा हो जाता है, लेकिन वो लाइक उसके मन के हिसाब से चाची खाना नहीं बनाती है तो उसको गुस्सा आता है, लेकिन वापस से वो जाके उसी को सॉरी तो नहीं बोलता, लेकिन उसी से खाना परोस के लेगा, वो देने तक चाची के पीछे पड़ा रहता है, और फिर खाना परोस के लेगा उसी के हाथ से। तो इसका जो बिहेवियर है ना, वो बाहर जाना चाहता है, खेलने के लिए बाहर जाना है उसको, वो कंस्ट्रक्शन साइट पे जाना, बाहर गली में ही घूमना, ये सब क्योंकि वो जो टाइम है ना 4 to 7 या फिर 8 तक, जब मम्मी और चाची जब तक नहीं लौटते तब तक इसको दादी का ही सुनना पड़ता है, और दादी सुनाती ही रहती है। तो इससे छुटकारा पाने के लिए वो शायद बाहर चला जाता है और वहां पे वो खेलते बैठता है। तो वो दूर जाएगा ना तो दादी बुलाने के लिए भी नहीं आएगी ना उसको फिर। ठीक है, तो मैंने रूब्रिक्स क्या क्या कंसिडर किए थे। एक तो एडमोनिशन, एलिमेंट्स फ्रॉम एग्रीवेशन, उसके पापा ने आके उसको तूने मोबाइल वापस से ले लिया ऐसे बोला था, तो तब से उसको ये अटैक शुरू हो गया था। फिर उसका वीपिंग टीयरफुल मूड, रिप्रोचेस, एडमोनिशन फ्रॉम, हर कोई बात पे वो रोने लगता है। फिर वो अब्यूजिंग, इंसल्टिंग है, यानी वो इतना बैड वर्ड्स यूज नहीं करता है, लेकिन जिस तरीके से वो बोलता है ना चीख के चिल्ला के, तो बहुत इंसल्टिंग है। या फिर ऐसे ये कुत्ता बोला, ये भी तो एग्जाम्पल, कितना बुरा लगता है ना ये सब सुनते हैं। तो फिर बाद में जिस तरह से वो बाहर खेलने जाता है, गोला वगैरह खाता है, वो हीडलेस है। ऑब्स्टिनेट, हेडस्ट्रॉन्ग,
एंगर, इरिटेबिलिटी विथ, ठीक है। फिर बाद में चेंज एवर्जन टू, उसको रोज वो उसळ खाने के लिए चाहिए, वो स्प्राउट की सब्जी उसको रोज चाहिए, रोज खाएगा तो भी उसको लाइक चलेगा, लेकिन उसको वो चाहिए ही। फिर मैंने लिया था रेस्पिरेशन एस्थमेटिक, ये बाद में मुझे सूझा था, ये जो नीचे के 3 रूब्रिक्स है, चेंज एवर्जन टू, फिर रेस्पिरेशन एस्थमेटिक, मिडनाइट आफ्टर 2 AM 4 AM अंटिल, ठीक है, यानी 2 बजे शुरू होता है, 4 बजे तक या 5 बजे तक उसका चालू ही रहता है। तो ये रूब्रिक मैंने पहले भी लिया था और उस वक्त मैंने मेडोराइनम दिया था उसको, जिस तरह से वो करता है, लेकिन ये चेंज एवर्जन टू मेरे दिमाग में नहीं आया था। फिर मैंने लिया था रेस्पिरेशन एस्थमेटिक, सिटिंग, बेंड फॉरवर्ड। जब वीडियो आया तब मुझे पता चला कि वीडियो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों के मामले में, कि वो कैसे बैठते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, ये सब पता चलता है। तो ही वॉज बेंडिंग फॉरवर्ड, हेड ऑन नीज। वो दूसरे वीडियो में देखिए वो कैसे बैठा है, वो टीवी देखते वक्त भी वो वैसे ही बैठा रहता है, क्योंकि वो उसको वही अच्छा लगता है। तो स्पेशली जब उसको ये सर्दी होती है या फिर ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होते हैं तो पक्का ऐसे ही बैठता है। ऐसे मम्मी ने मुझे वापस से कंफर्म किया था, क्योंकि मुझे इसमें सिंगल काली कार्प दिख रहा था, तो आई वाज थोड़ा सा ये थी कि इतना बच्चा सीवियरली सफर कर रहा है और मैं रिलीफ नहीं दे पा रही थी, तो मैंने कंफर्म किया था कि ये ऐसे ही बैठा रहता है और वो झुक के भी बैठता है, ऐसे बेंट फॉरवर्ड। ओके, तो मेरा जो ये था ना, जहां पे मेरा रेपोर्टोरियल चार्ट पूरा चेंज हो गया, ये चेंज एवर्जन टू से हो गया था। मैंने ये रूब्रिक पहले नहीं लिया था, तो ये बाकी के रूब्रिक्स अगर लेते हैं तो हम लोगों को काफी बार मर्क है। फिर हाँ, और एक मैं सोचती थी कॉन्ट्ररी, जो उसके डैडी एक बार बोले थे मुझे कि घर वाले सब एक तरफ होते हैं और वो बच्चा एक तरफ होता है और वो बस झगड़ते ही रहता है। तो वो तीसरे वाले वीडियो में भी दिख रहा है कि वो बच्चा सब उसके पीछे पड़े और वो कैसे कर रहा था। तो कॉन्ट्ररी भी मैंने लिया था, तो उस पर से मर्कसॉल है, लाइकोपोडियम भी मैंने ट्राई किया था पहले, उसका लिबर्टिनिज्म और उसका लाइट डिजायर फॉर फ्रिवोलस बिहेवियर, वो दवाई भी टाइम पे नहीं खाता है। ये सब देख के मैंने उसको बेलाडोना भी दिया था, मेडोराइनम भी दिया था। ये सब दे के भी मुझे कुछ ठीक से रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे, तो ये किया मैंने, तो मुझे काली कार्ब रेमेडी मेरी आई थी। तो मैंने काली कार्ब उसको 30 वाटर डोज में देने के लिए दिया, बोला था। 1 कप पानी में 10 गोली डाल के घोल के एवरी आर्ली। ऑलमोस्ट मुझे 7 साढ़े 7 बजे फोन आया था, तो मैंने उनको बोला कि रात को जब तक उसको नींद नहीं आती है तब तक उसको दे देना। तो उस दिन रात को भी उसको अटैक आया, लेकिन चेस्ट पेन नहीं हुआ था। तो फिर वो सुबह ठीक ही था दिन भर। तो मैंने उसको थोड़ा सा रिपीटेशन कम करने के लिए बोला, एवरी 3 आवर्स देने के लिए बोला था। दूसरे दिन उसको अटैक नहीं आया। सर्दी थोड़ी थोड़ी थी उसको, अगले 8 दिन तक तो सर्दी थी, लेकिन नेजल डिस्चार्ज वाटरी ही था, स्नीजिंग वगैरह कुछ नहीं था, बस डिस्चार्ज निकल रहा था उसका। बच्चा आराम से सो रहा था। उसके बाद उसको अटैक्स नहीं आए। ऑलमोस्ट 1 साल हो गया आज उसको। अभी इतने ठंडी में भी कोई उनका फोन तो नहीं है, he is like having these problems। अभी कल ही मैंने उसके मम्मी को मैसेज भेजा था कि मुझे आज केस प्रेजेंट करना है, तो उनका फॉलोअप कैसे है, क्या है, देख लूं। तो उन्होंने बोला कि अभी उसको अटैक तो है नहीं और उसका चीखना चिल्लाना कम हुआ है। गुस्सा होता है वो अभी भी, लेकिन इतना चीखना चिल्लाता नहीं है। तो मैंने उनको बोला है कि वापस आके मेडिसिन लेके जाए। वो बीच बीच में आते रहते हैं। उसको अभी भी थोड़ा सा कोराइजा का प्रॉब्लम है, सुबह के वक्त रहता है बस, बाकी तो नहीं है। अभी ठंड पड़ी है तब से, लेकिन उस वक्त से तो उसको एस्थमेटिक प्रॉब्लम तो अटैक नहीं आए हैं। तो ये उसका फॉलोअप था। तो थोड़ा सा मैंने रेट्रो में स्टडी करने की कोशिश की है, कुछ रूब्रिक्स मुझे मिले थे। तो ये बच्चा जो होता है काली कार्प का, ये काफी हॉटी रहता है। देखिए ये बच्चा बिल्कुल किसी को भी वो सॉरी नहीं बोलेगा और घर में भी वो सबके साथ लड़ाई करते रहता है, सबके अगेंस्ट वो जाएगा और खड़ा रहेगा, लेकिन झुकेगा नहीं बिल्कुल। तो हॉटी प्राइड है और वो कॉन्ट्ररी है, ठीक है। फिर रिप्रोचेस, क्रिटिसिज्म, एलिमेंट्स फ्रॉम, इसको प्रॉब्लम ही शुरू होता है जब उसकी दादी, उसके मम्मी, उसकी चाची, उसके डैडी
सब लोग उसके पीछे पड़े रहते हैं कि ऐसे मत बिहेव कर, वैसे मत बिहेव कर, अच्छे से बात कर, ये कर वो कर, लेकिन कोई ये नहीं समझ रहा है कि उसका टाइम नहीं जाता है, उसको हर बार रोक टोक करते हैं, तो वो कैसे क्या करेगा ना वो बच्चा। तो फिर मेरे सामने वो बच्चा जो था, मैं हमेशा उसको लेती थी आंसरिंग एवर्जन टू, लेकिन यहाँ पे मैंने देखा कि टैसिटर्न इंडिस्पोजिशन टू टॉक ये भी था। वो बच्चा अब वो वापस से मुंह खोलेगा और कुछ बोलेगा या फिर चिल्लाएगा, उससे अच्छा है कि मैं चुपचाप ही बैठा रहूं। तो टैसिटर्न इंडिस्पोज टू टॉक में था वो। श्रीकिंग, स्क्रीमिंग, शाउटिंग, टच एग्रीवेशन, थोड़ा सा कोई भी उसको अच्छे से भी जाके बोलेंगे ना तो भी वो एकदम से जोर जोर से चीखने लगता है, ठीक है, उसको टच तक एग्रीवेट कर जाता है। एंगर, वेक्सेशन, डिनर ड्यूरिंग, सिंगल काली कार्ब है, उसका रोज चाची के साथ तू मैं चलते ही रहता है, तो ये सिंगल काली कार्ब है। एंगर, डिनर ड्यूरिंग, एंगर, ईटिंग वाइल, हमेशा सुबह भी देखिए मम्मी जब अच्छा कुछ बनाती है उसके पसंद का तो वो स्कूल जाने के लिए पसंद करता है, नहीं तो फिर वापस सो जाएगा, उसका रोज रात को ही प्रॉब्लम रहता है। तो एंगर, ईटिंग वाइल, सिंगल काली कार्ब है। एंगर, विल इफ थिंग्स डू नॉट गो आफ्टर वंस, ठीक है। फिर एंगर कॉन्ट्राडिक्शन में भी है ही। एंगर, फैमिली टूवर्ड्स, पूरे फैमिली के प्रति इसको गुस्सा है। फिर माइल्डनेस ऑल्टरनेटिंग विथ एंगर एंड वेक्सेशन, यानी वो जाके वापस से चाची को बोलेगा मुझे खाना दो, वो सब माइल्डनेस में चला जाता है। सेंसिटिव, ओवर सेंसिटिव, नॉइज, साउंड्स टू एग्रीवेशन, एंगर, वेक्सेशन, एग्रीवेशन, यानी इस रूब्रिक में ऐसे बोल रहे हैं कि ये साउंड्स और नॉइज, यानी जो नॉइज यानी क्या होता है कि जो हम लोगों को तकलीफ दे या फिर सुनने को अच्छा नहीं लगे उसको साउंड नॉइज बोलते हैं या फिर साउंड्स बोलते हैं, और जो अच्छा लगता है सूदिंग रहता है उसको म्यूजिक बोलते हैं जनरली। तो इसको जो साउंड्स वगैरह है उसके प्रति ये ओवर सेंसिटिव है, लेकिन ये सेंसिटिविटी जब बढ़ती है तब उसको गुस्सा आता है, और जितना गुस्सा आता है उतना उसकी सेंसिटिविटी बढ़ते ही जाती है, ठीक है। देखिए सेंसिटिव, ओवर सेंसिटिव, एंगर, वेक्सेशन, एग्रीवेशन, नॉइज, साउंड्स टू एग्रीवेशन, यानी उसका जैसे गुस्सा बढ़ता है वैसे उसकी सेंसिटिविटी बढ़ती है, और जैसे सेंसिटिविटी बढ़ती है उसका गुस्सा भी बढ़ते ही जाता है। ये सिंगल काली कार्ब में है, ठीक है। फिर रेज, फ्यूरी, ऑल्टरनेटिंग विद टेंडरनेस, टेंडरनेस यानी देखिए ना केयर कर रहा है अपने दादी के लिए, अपने मम्मी को भी वो पूछता है दादी कैसी है क्या है, चाची के लिए जाके केयर करेगा, फिर छोटे भाई के लिए कितना उसका केयर कर रहा है, उसको संभाल के लेता है, उसके एक्सरसाइज लेना, इतना केयरिंग बच्चा भी है ये, ठीक है। फिर सैडनेस, डिप्रेशन, एयर, ओपन एमेलियोरेशन, एंटरिंग हाउस, यानी सैडनेस, डिप्रेशन, एंटरिंग हाउस, ओपन एयर एमेलियोरेशन, यानी जैसे ही ये घर में आता है तो इसका दादी के साथ झिक 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 शुरू हो जाता है, ये बाहर खेलने के लिए जाता है तो इसको बेटर लगता है, ओके। फिर मूड रिपल्सिव, ये लोगों को तो रिपेल कर ही रहा है, लेकिन इसके मम्मी को कितना रिपल्शन हो गया है कि वो बोल रही है कि मैंने पैदा ही क्यों किया है ये बच्चे को। पापा भी इतने परेशान हो गए उसके, यानी ये खुद भी रिपेल करता है लेकिन घर वाले भी इसको रिपेल करने लगे, इतना इसका मूड रिपल्सिव होता है। वीपिंग, टीयरफुल मूड, रेमोन्स्ट्रेटेड विथ व्हेन, जब उसको ऐसे मत कर वैसे मत कर, ये क्यों कर रहा है वो क्यों कर रहा है बोला जाता है, तेरा बिहेवियर अच्छा नहीं है ये बोला जाता है, तब वो रोने लगता है। क्वारलसम, स्कोल्डिंग, फैमिली विथ, हर बार उसका झगड़ा चालू ही रहता है। फिर अप्रोच्ड, बीइंग, एग्रीवेशन, उसको ऐसे लगता है जो भी मेरे पास आता है ना ये बस मेरे को एक तो रिप्रोच करने के लिए आते हैं या फिर एडमोनिश करने के लिए, यानी एक तो मेरे पे मुझे ब्लेम करेंगे, तू क्यों ये करता है वो क्यों करता है, ऐसे क्यों करता है वैसे क्यों करता है, या फिर ये मत कर वो मत कर, ऐसे मत बैठ वैसे मत बैठ, कुर्सी पे ऐसे क्यों बैठा है, लेट के मत टीवी देख, उठ के बैठ के देख, पढ़ाई करते वक्त लाइट की तरफ घूम के बैठ, अरे तू बाहर खेलने मत जा, ये मत खा वो मत खा, बस यही चालू रहता है। सो अप्रोच्ड, बीइंग, एग्रीवेशन, तो कोई आओ ही मत मेरे पास। एक मुझे क्लिप आया था जहां पे उसकी दादी, बच्चा बैठा है, उसकी दादी आके कुछ लेके जा रही थी, वो बस आई तो ये चीखने लगा, इतने जोर जोर से चीखने लगा था ना कि तब ये मुझे रूब्रिक क्लिक हुआ था, अप्रोच, बीइंग, एग्रीवेशन।
उसने बात तक नहीं की थी, फिर भी ये चिल्लाने लगा था। फिर रेस्टलेसनेस, नर्वस, पेन फ्रॉम चेस्ट इन, ठीक है। तो जब भी इसको चेस्ट में पेन होता है तब ये कितना, वीडियो में दिख रहा था वो कितना रेस्टलेस था। फिर रेस्टलेसनेस, नर्वसनेस, रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स विद, फिर एंग्विश रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स इन, वो कितना इरिटेटेड है, रो रहा है, कंटिन्यूअस उसका रोना चालू था। माइंड बेड इन एग्रीवेशन, देखिए घर जो होता है ना वो सबसे कंफर्टेबल जगह होता है ना लोगों के लिए, लेकिन इसका जो घर है ना ये कंफर्टेबल पोजीशन, कंफर्ट नहीं दे रहा है उसको, इसीलिए ये माइंड में दिया हुआ है, माइंड बेड एग्रीवेशन। इसका सर्दी और वो रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स भी बेड में एग्रीवेट हो रहे हैं, वो तो फिजिकल रूब्रिक है, लेकिन माइंड बेड एग्रीवेशन यानी जब वो घर आता है, कंफर्टेबल जगह पे आता है, लोगों के लिए वो कंफर्टेबल है, लेकिन इसके लिए वो एग्रीवेट कर जाता है, ठीक है। माइंड लाइंग एग्रीवेशन बेड इन, तो लाइंग यानी वापस से ये एक कंफर्टेबल पोस्चर है, तो उस वक्त भी उसको तकलीफ शुरू हो जाती है। और मम्मी भी बोल रही थी ना कि बेड में वो जाके सो जाता है तो उसको खुजली और वो ये भी शुरू हो जाता है, रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स। फिर मोर्निंग नॉइंग पेन फ्रॉम, वो वीडियो में दिख रहा था वो ऐसे कर रहा था। कोराइजा इवनिंग बेड इन, दिन भर वो बच्चा एकदम ठीक रहता है लेकिन रात को ही ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। रेस्पिरेशन, एस्थमेटिक, बेंडिंग हेड फॉरवर्ड, रॉकिंग, एमेलियोरेशन, वो बच्चा ऐसे कंटिन्यूअस हिल रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है और थोड़ा सा ऐसे झुक के बैठा हुआ था। फिर कॉफ के कुछ रूब्रिक्स मुझे मिले थे जो फिजिकल्स हैं। कॉफ मिडनाइट आफ्टर 2 AM अबाउट 5 AM अंटिल, यानी 2 बजे उसका कॉफ शुरू हो जाता है और 5 बजे तक रहता है। कॉफ बेंडिंग एमेलियोरेशन फॉरवर्ड, सामने झुकने से उसका कॉफ ठीक लगता है। कॉफ ड्राई मिडनाइट आफ्टर 2 AM, कॉफ पेन फ्रॉम स्टिचिंग चेस्ट इन। फिर कॉफ सफोकेटेड मिडनाइट आफ्टर, चेस्ट पेन नाइट कॉफ ड्यूरिंग और चेस्ट पेन मिडनाइट आफ्टर 2 AM। तो ये रूब्रिक्स मुझे रेट्रो में मिले थे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आप लोगों को कुछ क्वेरी रहेगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू मैम, वेरी नाइस केस ऑफ कालिका। किसी को अगर कुछ क्वेरी है तो पूछ सकते हैं, बिंदास पूछिए। थैंक यू सर। सर आप कुछ ऐड करना चाहेंगे तो यू आर वेलकम सर। नहीं, आपने इतना बढ़िया सा सब बोल दिया है, अब क्या ऐड करना है इसमें। चेंज एवर्शन वाज द की सिम्टम ऑफ दिस केस। यस वहीं से सब यस पूरा बाकी पूरा के चार्ट रेमेडीज चेंज डीडी हो होता गए। है। और ये जो रहता है ना, ये हमको एक बार उषाली मैम ने बताया था चेंज एवर्शन क्या रहता है। वो उनके केस में ऐसा था कि एक बच्चे को है ना ब्राउन ब्रेड की आदत थी, और वो जो ब्राउन ब्रेड नहीं मिला तो व्हाइट ब्रेड लाया कुक ने, तो वो इतना चिल्लाया था उसके ऊपर। वो ब्राउन ब्रेड मतलब वो ब्राउन कलर का ही चाहिए उसको। तो ये वो केस याद आ गया मुझे। चेंज एवर्शन यस ऐसा रहता है काली कार्प का। बहुत डॉगमेटिक रेमेडी है। घर वाले भी अगर क्यू में खड़े रहेंगे तो भी चलेगा, लेकिन वो लाइन छोड़ के आगे आके उनको घर वालों को भी नहीं देगा वो कुछ नंबर बीच में। यस सर, बढ़िया केस। बहुत ही बढ़िया थैंक केस। यू सर। और केलिकार्प ऐसा है ना, सांस की बीमारी में देखा भी जाए ना तो क्लासिकली भी ये बहुत प्रिस्क्राइब्ड होती है, विशेषकर बच्चों में। यस बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है। और आपने इतने सिम्टम्स लिया ना, इतने रूब्रिक्स लिए हैं ना इस केस में कि पूरी जर्नी हो बहुत गई। सब एप्ट रूब्रिक है, उसमें एक भी रूब्रिक हम लोग ये नहीं कर सकते कि ये केस में नहीं था। ये बहुत बढ़िया बात थी आज की केस में। और हिला नहीं सकते, और एक भी रूब्रिक ऐड करने लायक नहीं है। सारे रूब्रिक्स इन्होंने लिए हैं ऑलमोस्ट। मैं समझता हूँ इन्हें 2-3 रेपर्टरी छाने होंगे आराम से। सर क्योंकि कालिकार्प हम लोग फिजिकल्स के ऊपर देते थे, लेकिन ये माइंड मेथड से आई वाज सरप्राइज्ड। ये चेंज एवर्जन टू जो आया ना मेरे पूरा
चेंज हो गया था, तो मैंने सोचा कि ये थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं, ये बच्चा पूरा देखते हैं कैसे है, कैसे इवॉल्व होता है। एक छोटे छोटे इंप्रेशन, छोटे छोटे एक्सप्रेशन, मैंने कुछ भी आपसे छुपा नहीं आपकी नजरों से, एकदम सीआईडी की नजर है, हर चीज आपने नजर में रख ली है, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। सर इतना उसको सिवियर अटैक्स आते थे ना, लाइक मुझे खुद को बहुत लाइक आई यूज टू फील कि वो बच्चा इतना कर रहा है तो मुझे नींद कैसे आ सकती है ना, लाइक बहुत बुरा। और सर एक बार तो ऐसे हुआ था ना कि बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहा था, तो मैंने फाइनली बोला कि आप पीडियाट्रिशियन के पास लेके जाओ, और लिटरली मैं बोलती हूँ उन्होंने अटेंड तक नहीं किया, क्योंकि इन्होंने बोला ना कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट चल रहा है, तो अटेंड तक नहीं किया था। तो दे वर सो हेल्पलेस कि मैम दवाई देने को तैयार नहीं है और आप ही को देखना पड़ेगा। सो बहुत लाइक दिस केस इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट सर। मैम चेंज एवर्सन को एक बार बताइए तो कि चेंज एवर्सन क्या होता है? जी सर। हाँ, उन्होंने पूछा है कि चेंज चेंज एवर्सन एक बार बताइए तो क्या होता है चेंज एवर्सन? हाँ सर, ये अभी जैसे मेरे केस में देखिए, वो बच्चे को वो स्प्राउट्स की सब्जी चाहिए ना रोज खाने के लिए, तो अगर दूसरी सब्जी बनाते हैं ना तो भी उसको वो पसंद नहीं है। जो उसने जो एक सेट ऑफ रूल्स बना के रखे हैं, उसने एक जो एक रूढ़ी और परंपरा जैसे हम लोग बोलते हैं, जनरली हम लोग काली कार्प को हम लोग वो इसमें मोहब्बतें में जो ये है ना अमिताभ बच्चन है, उनके साथ कंपेयर किया जाता है काफी बार। तो जो ट्रेडिशन चलता आया है उसमें कोई चेंज नहीं चाहिए उसको, वो इतना डॉगमेटिक होता है ना कि उसको बिल्कुल थोड़ा सा भी चेंजेस नहीं चलते हैं। जैसे अभी सर ने बताया कि वृषाली मैम के केस में वो ब्राउन ब्रेड यानी ब्राउन कलर का ही चाहिए, अगर व्हाइट लाया ना तो भी नहीं चलेगा उसको, वो आउटरेजियसली उसके साथ बिहेव करेगा। तो दिस इज चेंज एवर्जन टू। जब क्यूरियस है ना कि नॉर्मली क्या होता है कि आदमी एक खाना खा के बोर हो जाता है, वो बदलाव चाहता है। अब ये वही चीज रोज रोज खा रहा है, रोज रोज खा रहा है, लेकिन कोई बोरियत नहीं है, बल्कि वो नहीं मिले तो इससे परेशानी हो जाती है, फिर सारा घर सर पे उठा लेता है। तो दिस वाज वेरी पिक्यूलियर, स्पेशली इन केस ऑफ चाइल्ड। बच्चों को तो हमेशा नई नई चीजें चाहिए, सो दिस इज वेरी पिक्यूलियर इन दिस केस। सर मैं खुद भी सरप्राइज थी, बच्चे कुरकुरे के लिए या फिर पिज्जा के लिए ऐसे रोते हैं ना, चीज के लिए वगैरह, मैगी के लिए, ये बच्चा उसर के लिए रोता है। तो ये भी थोड़ा आई वाज थिंकिंग कि ये भी डॉगमेटिक टाइप का यानी पुराने ख्यालात टाइप का लड़का लग रहा था कि इसको रोज वो स्प्राउट्स खाने के लिए चाहिए। वो परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, मोहब्बत है। यस सर। बहुत बढ़िया केस था। डॉगमेटिक चाइल्ड सिंगल रूब्रिक है काली कार्प, और उसका जब आपने वीडियो शेयर किया था उसमें ही वो काली कार्प उठ के आ रहा था कि मैं काली कार्प हूँ, मुझे दे दो। थैंक यू मैम फॉर मैम आपने फर्स्ट एनालिसिस डाला था और आपने फोड़ दिया था केस। कांग्रेचुलेशन सुनीता मैम। थैंक यू मैम, आपकी केस ही बहुत बढ़िया थी। वो बार बार चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था मैं काली कार्प हूँ। थैंक यू। थैंक यू मैम, बहुत बढ़िया। मैं जस्ट अभी देख रही थी, आई वॉज गोइंग थ्रू कंप्लीट रेपर्टरी, तो उसमें एक मुझे रूब्रिक मिला, नॉट रिलेटेड टू दिस केस, लेकिन रूब्रिक था लाफिंग क्वेश्चंस एट होम्योपैथिक सिंगल काली कार्प में। यानी हम लोग होम्योपैथिक केस टेकिंग करते हैं तो लोग हंसते हैं ना कुछ कई बार, तो उसमें सिंगल काली कार्प दिया हुआ है कंप्लीट रेपर्टरी में। मैम और एक सिंगल रूब्रिक था नाइट, एक्चुअली नाइट का ही है वो, कंप्लेन एग्रेवेटेड एट नाइट, सिंगल रूब्रिक है। जस्ट अ मिनट, मतलब वो रात को यूरिन के लिए उठता है तभी इसको कंप्लेन होता है, उसका एक सिंगल रूब्रिक ही है। मिला है मैम आपको? अस्थमा नाइट वेकिंग ऑन। ओके, हाँ 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 3+ है उसमें। ये नाइट वेकिंग और रात में इसकी तकलीफ ज्यादा बढ़ती है। इसका दो चीजें हैं,
एक तो शायद 3 AM एंड 3 PM एग्रावेशन, मोस्ट प्रोबेबली जहां तक मुझे याद आ रहा है वो उसका बहुत पिक्यूलियर है कैली कार्प का। एक बार चेक कर लीजिएगा मैं सही हूँ कि गलत हूँ, कि जब क्लासिकल कर रहा था तो 2 to 4 AM और अच्छा सुबह 2 में to भी 4 आता है ना। हाँ, तो 3 शायद इसका है, थूजा का है मोस्ट प्रोबेबली, ऐसा कुछ है। अलग अलग वो टाइमिंग से एक्चुअली पहले देते जब क्लासिक में देते थे तो, एंड दैट वाज बेलेडोना का भी है, बेलेडोना का है। और सबसे बड़ी कैली कार्प की दिक्कत भी होती है कि जिससे वो प्यार करता है उसी के साथ सारी बदमाशी भी करता है, बाकी के साथ नहीं करेगा। यहाँ पर हमें बहुत बार आर्सेनिक जैसा लगेगा ना, बाइटिंग टम्बलर जैसा, कि जो यार तुम्हारी देखभाल कर रहा है, तुम्हारा केयर कर रहा है, तुम इसी को परेशान कर रहे हो। तो कैली कार्प के साथ भी वैसे उसे कंपनी चाहिए भी, और रहेगा तो रूड व्यवहार भी करता है, बहुत रूड होता है। तो ओवरऑल कैली कार्प की पूरी जो है ना एक पिक्चर एकदम सामने आ गई आपके इस केस के। और एक्चुअली वो एक गई सर, वो कंपनी डिजायर और ट्रीट्स देम आउटरेजियसली, ऐसे कुछ रुब्रिक है, मैं डालना भूल गई। कंपनी डिजायर फॉर येट ट्रीट्स देम आउटरेजियसली। यस सर, हाँ तो ये भी, yes, और आप बोल रहे हो। तो यार थोड़ा कंफ्यूजन होता है कभी। ब्रेड एंड बटर। यस, तो जिन्होंने एकदम पहली बार में क्रैक किया और उन्होंने बहुत अच्छा पकड़ा डॉगमेटिक चाइल्ड, तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू हर, बहुत बढ़िया उन्होंने डॉगमेटिक चाइल्ड एक बार में मेडिसिन में पहुंची है। मेरे ख्याल से किसी का डाउट नहीं है ना अभी। हेलो, और कुछ डाउट रहेगा तो हाँ, मेरी आवाज आ रही क्या? मादिक से डाउट रखने लायक क्लियर हो गया सर। डाउट करने वाले क्वेश्चन थे, उसका आंसर पहले ही आ गया। अच्छा अच्छा अच्छा, तो डाउट के लायक छोड़ा भी नहीं कुछ, उन्हें क्यों डाउट करे। ठीक है, फिर वाइंड अप करते हैं आज। हाँ, वाइंड अप करते हैं। थैंक यू, डीप ग्रेटिट्यूड, थैंक यू, डीप ग्रेटिट्यूड टू यू मैम, डीप ग्रेटिट्यूड डॉक्टर मनोज जायसवाल नाइस केस। मेरा इनिशियल पार्ट एक्चुअली मिस हुआ है, मैं बाद में पूरा रिकॉर्डिंग सुनती हूँ, लेकिन जो सुना वो बढ़िया है मैम। थैंक यू सो मच। जरूर मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू मनोज सर, थैंक यू माडिक सर, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। फिर वाइंड अप करते, मिलते फिर नेक्स्ट विषय में। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू मैम।